हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ नया कानून, जो अभी अधूरी बाकी है उसको आज मैं कंप्लीट कर दूँगा, पूरा कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, उनमें कुछ तो कमी होगी। उस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी और उसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून। और वो दिन में कई बार सोचा करता, यानी कोई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता। नया साज कहते हैं वो सामान जो घोड़े को गाड़ी के साथ जोतने के लिए दरकार होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है, जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर ख़रीदा था। उस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की नुकील चढ़ी हुई कीलें चमकती थी और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। उस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शा व ताबा होना ज़रूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुताल्लिक़ जो तसव्वुरा अपने जहन में कायम कर चुका था बदल न सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आईं कि उनसे उसकी आँखों को ज़रूर ठंडक पहुँचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ मामूल सर्द था और हवा में ताज़गी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सरधुन लुक्के में कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई। आसमान की तरफ पुरानी उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कुल्गी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी। कुल्गी कहते हैं परिंदों के सर का ताज जो टोपी या पगड़ी पर लगाए जाते हैं। कभी देखते होंगे शादियों में जो पगड़ी पहनते हैं उसके ऊपर जो एक पंख होती है, इसी को कहते हैं कुल्गी। उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थी। ये नई कुल्गी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में ख़रीदी थी। घोड़े की टापू की आवाज़ काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली की खंभे, दुकान के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाज़ार में चलते फिरते आदमी, उनमें से कौन सी चीज़ें नई थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं। लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब की सब बंद है। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी कि उसके अलावा वो ये भी सोचता था हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब उससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा? जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़िया ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने के उनके कपड़े मेले मेले से क्यों नज़र आए। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैराकन जलवे के नज़ारा करने वाली थी। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाज़ार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमद और रफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई के दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइश चीज़ें शीशे की अलमारियों के लोगों की दावत नज़ारा दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए उन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखा चाहता था। ठीक इस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था।
جب استاد منگو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس نے 4-5 مہینے بڑی بے قراری میں گزارے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے۔ چنانچہ اسی غیر مغلوب خواہش کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ اپنی بیمار بیوی کے پیٹ کو دبا دبا کر اور اس کے اوپر کان رکھ رکھ کر اپنے بچے کے متعلق کچھ جاننا چاہا تھا، مگر ناکام رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا کہ اپنی بیوی پر برس بھی پڑا تھا۔ تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے، اٹھ ذرا چل پھر، تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ تو سمجھتی ہے کہ اس طرح لیٹے لیٹے بچے جن دے گی۔ استاد منگو طبعاً بہت جلد باز واقع ہوا تھا۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا نہ صرف خواہش مند تھا بلکہ مستجز تھا۔ اس کی بیوی گنگاوتی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی ہے، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور تم پیاس سے بے حال ہو رہے ہو۔ کچھ بھی ہو مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے گاندھی یا جواہر لال جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کی جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کی باعث 2-3 فساد ہوتے رہ جائے تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ انارگری سے نکل کر وہ مال روڈ کے چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس سے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی سے ہی نئے قانون کا کچھ پتہ تو چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور انگلی نشست کی گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں جب اس نے اپنے تازہ گراہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ پہلے اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلگی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔
घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बुलाकर तंज ये अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मोचो भरा होंठ से नीचे की तरफ खींच गया और पास ही गाल के उसकी तरफ जो मध्यम से लकीर नाक के नथने से थोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम के सानोली लकड़ी में धारी डाल दी। उसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। गोरे ने, जो बिजली के खंभे की ओट में हवा रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हवाएं और ऐसा मालूम हुआ कि बेक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर एक आतिशे बिगोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया उसके बावजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मूर्ति चीज़ें झाड़ रहा था, गोया वो उस्ताद मंगू के उस जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है, ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और उस ख्वाह मख्वाह के झगड़े में जिसका बास गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। उसी ताऊ अकरहन बहुत बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी ख़ास मसलहत के बिना पर खामोश हो गया था। उसको मालूम था कि उस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर कोचवानों ही पर गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक ऐसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी, किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराए। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये क्या तुम? 5 रुपये, ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भेंच कर एक वजनी घूंसे की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नज़र अंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेर असर तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेत की ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उसने घड़े खड़े ऊपर से पुस्तकद गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वज़न ही से उसे पेश डालना चाहता है। फिर उसका घोंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्म जोन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशीद्र मतहीर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की और जब देखा कि उसके मुखालिफ दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। उस चीख पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम
اور بھی تیز کر دیا، جو گورے کی جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا 1 اپریل کو بھی وہی اکڑپو، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑپو، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو ان 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجموعہ کی طرف دیکھ کر وہ ہاپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کے مانند کبھی استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے، راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تو یہ تھی سعادت حسن مانٹو کے نیا قانون۔ اس کے ورڈ میں کل اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔